प्राचार्य अरविंद कुमार जी, पटना से आए हुए सफदर इमाम कादरी सर, इस सभागार में उपस्थित अन्य विद्वज्जन, हमारे प्राध्यापक साथी, शोधार्थीगण, मैं आप सबका हार्दिक अभिवादन करती हूँ इस सत्र में। और मैं दिए हुए समय में अपनी बात कहने की कोशिश करूंगी। हमारा विषय है आज का समकालीन साहित्य में स्त्री विमर्श के कुछ पहलू। साहित्य में स्त्री विमर्श को ढूंढने के लिए हमने मनीषा कुलश्रेष्ठ के उपन्यास मल्लिका को आज के संदर्भ में शामिल किया है और पूनम सिंह की कहानियां का संग्रह है खरपतवार। थोड़ी बहुत उनकी कविताओं पर बात करूंगी। अत्यंत संक्षेप में मैं अपनी बात करने की कोशिश करूंगी। स्त्री विमर्श कोई नई बात नहीं है। हम सब पिछले 19वीं शताब्दी से इसकी खूब चर्चा हो रही है और साहित्य में एक बहुत गंभीर और कभी कभी गर्मजोशी का भी ये विषय रहा है। मैं सीधे मल्लिका से अपनी बात शुरू करूंगी। मनीषा कुलश्रेष्ठ ने मल्लिका उपन्यास में मल्लिका को इस उपन्यास वहाँ पर एक दूसरा माइक होगा। हाँ, उसमें भी आवाज। की पूरी सहानुभूति मल्लिका के साथ है। अच्छी बात है, अब तक मल्लिका की देन को अलग से रेखांकित नहीं किया गया था। कुछ इतिहास, कुछ सत्य और कुछ कल्पना के माध्यम से मल्लिका के चरित्र को मनीषा कुलश्रेष्ठ ने गढ़ा है। बहुत पूरे उपन्यास में प्रेम की विह्वलता दिखाई पड़ती है, बहुत प्रवाह भी है। मल्लिका के किरदार को एक समर्पित प्रेमिका की तरह दिखाती है मनीषा कुलश्रेष्ठ। मल्लिका प्रेम करती है भारतेंदु से, बहुत अच्छी बात है, प्रेम करने का अधिकार सबको है। पर जिस चेतना के तहत मनीषा कुलश्रेष्ठ दिखा रही हैं मल्लिका को प्रेम करते हुए, और प्रेम की आजादी का भाव साथ साथ चल रहा है कि क्यों एक बाल विधवा स्त्री प्रेम नहीं कर सकती। बिल्कुल कर सकती है, उसका अधिकार है। लेकिन जब इतनी चेतना है तो हमारी स्त्री विमर्श को इस बात का ख्याल जरूर रखना चाहिए कि हम अपने प्रेम के लिए दूसरे के प्रेम में दखल कैसे दे सकते हैं। सर ने एक बात बजरंग सर ने कही थी अपने बीज वक्तव्य में कि असमानता से और अन्याय से साहित्य के परिवेश या साहित्य की पृष्ठभूमि बदलती है। साहित्य की पृष्ठभूमि बदली 19वीं शताब्दी के शुरू में स्त्री विमर्श का जो आक्रामक और प्रखर रूप हम लोग देख रहे थे, इधर हाल के वर्षों में इसमें बहुत तरलता आई है और हम कह सकते हैं एक तरह का अनुशासन भी आया है कि स्त्री विमर्श के प्रवाह में हम अचानक बहुत सारी टूट रही है चीजें। भारतीय समाज और भारतीय परिवार के केंद्र में जो स्त्रियां जिस तरह से उसको निभाती हैं, परिवार की बुनावट में जिस तरह वो रची बसी हैं, अपनी आजादी और स्वतंत्रता को लेकर एकाएक जब वह प्रतिरोध करती हैं, प्रतिरोध कहीं से गलत नहीं है, वो जरूरी भी है, लेकिन इस प्रतिरोध में कुछ मासूम पीछे छूट जाते हैं, जिसकी तरफ बहुत पहले इशारा मन्नू भंडारी ने किया था आपका बंटी में। इस मल्लिका में बार बार मन्नू का किरदार दिखाई पड़ता है। मनीषा कुलश्रेष्ठ ने बहुत ही संवेदनात्मक स्तर पर मन्नू के किरदार को दिखाया है। भारतेंदु मल्लिका से बताते हैं, ये देखिए पुरुष मिजाज है, वो बताते हैं कि मन्नू बहुत कर्कशा स्वभाव की है और मल्लिका जब उनसे मिलने जाती है तो वो पाती है कि एक स्त्री जिसका पति रोज नई स्त्रियों के पास जा रहा है, कभी कला के नाम पर, कभी संगीत के नाम पर, कभी साहित्य के नाम पर, परिवार में बहुत सारी उसकी जिम्मेदारियां
उसकी पत्नी अकेले निभाने की कोशिश करती है और नहीं निभा पाती है, उसकी तरफ से मल्लिका खुद को रख के सोचती है और सोचती है कि अगर मन्नू हमारे बारे में कुछ बुरा भी सोचती है तो इसमें बुरा क्या है। यहाँ मल्लिका का एक उदार व्यक्तित्व दिखाई पड़ता है। हालांकि ये अलग बात है कि वह प्रेम की गिरफ्त में है, वह प्रेम में है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु होती है और पत्नी बनाम प्रेमिका का जो संघर्ष, स्त्री विमर्श इसको जिस तरह से देखता है, कथा में मनीषा ने पत्नी के पक्ष को उतनी ही मजबूती से रखा है जितना प्रेमिका के पक्ष को रखा है। एक प्रसंग है जब भारतेंदु की मृत्यु होती है तो मन्नू भारतेंदु की पत्नी अपनी तरफ से खबर भिजवाती हैं मल्लिका के लिए। वो आती है और उनकी दी हुई एकमात्र शॉल उनको देते हुए कहती है कि मेरे पास और कोई चीज नहीं है, एकमात्र खाती है जो मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। ये बहुत मार्मिक प्रसंग है इस मल्लिका उपन्यास का। इसी उपन्यास में मल्लिका प्रेम में रहते हुए बहुत संघनित प्रेम की जब स्थिति है और एक प्रकरण आता है, भारतेंदु उससे कहते हैं कि हम लोग जबलपुर चलेंगे, वहां ठाकुर जगमोहन सिंह भी आएंगे अपनी प्रेमिका और रक्षिता के साथ। मल्लिका का ध्यान बिल्कुल भंग होता है उस प्रेम से और उसका सवाल जाता है कि क्या मैं आपकी रक्षिता हूँ? प्रेमिका क्या रक्षिता होती है? जबकि स्थिति ये थी कि मल्लिका अपने ढेर सारा धन लेकर आती है बंगाल से। वो सारे धन भारतेंदु के उपन्यासों को छपवाने में खर्च करती हैं और वो ये जानते हुए कि वह प्रतिवाद कर सकती है, करने की कोशिश करती है, पर प्रेम की विह्वलता ऐसी है कि मल्लिका उस बात को रेखांकित करके चुप हो जाती है। स्त्री विमर्श में प्रेम की विह्वलता पर उतनी बात नहीं की गई है जितनी की जानी चाहिए, क्योंकि मन, हृदय, दिल ये सब साहित्य के भीतर की चीज है और कई बार ये विमर्शों से बहुत परे होते हैं। इसको व्यवहार में उतरकर इसको संभालना पड़ेगा और तभी हम इसके साथ न्याय कर पाएंगे। थोड़ा सा हमने एक दो कहानी, पूनम सिंह हमारे मुजफ्फरपुर में जानी मानी कथाकार हैं, इनकी एक दो कहानियों को मैं रखना चाहूँगी कि थोड़े अंश, जिससे पता चलता है कि स्त्री विमर्श के कई अंश उनके यहाँ मौजूद हैं। एक कहानी है चंपारण वाली गाड़ी चाय। चंपारण वाली गाड़ी चाय में 3 पीढ़ियों की स्त्रियां हैं। माँ है, बेटी है और उसकी बेटी है। बेटी का पारिवारिक जीवन टूट चुका है। माँ चाहती है कि यह समझौता कर ले अपने पति से, 2 बात उसकी सुननी पड़े वो सुन ले, क्योंकि मामला परिवार का है और समाज में लोग उसको पूछते हैं तो उसको बताना बुरा लगता है कि हमारी बेटी का दाम्पत्य जीवन टूट गया है। वह बार बार धीमे स्वर में बेटी से कहना चाहती है कि स्त्रियोचित मर्यादा और नैतिकता का पाठ पढ़ना उसके लिए असंभव है उस बच्ची के लिए। उसने माँ की मंशा को प्रश्नांकित करते हुए कहा, सुदर्शन अंकल को दिखाने के लिए हिना या छद्म करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी नैतिकता के आग्रह में बनकर मैं अपना जीवन विषाक्त नहीं कर सकती। मैं जो हूँ वही सबको नजर आना चाहती हूँ। मेरा असफल प्रेम जब मेरे लिए पराजय बोध नहीं, तब तुम्हारे लिए वह कुंठा का कारण क्यों है? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मेरा असफल दाम्पत्य मेरे लिए जीवन का सूर्यास्त नहीं, सूर्योदय है। तुम मुझे आत्महीन होकर जीने के लिए मत कहो मां। दाम्पत्य में अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को मार करके जो गृहस्थी निभाने की कोशिश की जाती है, आज की पीढ़ी वह अपने विवेक से इसको नकारती है। ये गलत भी नहीं है, ये उसका अनुभव है, लेकिन उसकी पुरानी पीढ़ी जो है, उसने जो जिया है, उसका जो एक सामाजिक और मानसिक सेटअप तैयार हो चुका है, उसमें उसको भी गलत नहीं है। दोनों अपनी अपनी जगह न्याय करते दिखते हैं। लेकिन फिर इसमें बात आती है उस छोटी सी बच्ची मीनू का। हम इस पूरे स्त्री स्वातंत्र में ये देखते हैं कि एक पीढ़ी
आज़ादी की बात कर रही है, उस पीढ़ी के पहले की पीढ़ी और उस पीढ़ी के बाद की पीढ़ी इस आज़ादी में कैसे पिस रही हैं। जैसे एक साधारण सा उदाहरण है कि हम लोग पढ़ी लिखी औरतें जो नौकरी कर रही हैं, जो मानती हैं कि हमारे पास आर्थिक स्वतंत्रता आ गई है, क्या ये अभिशाप नहीं है कि हमारे बच्चे एक अनपढ़ घर में काम करने वाली आया के साथ पल रही है। जिस पर विचार करना क्या स्त्री विमर्श का पक्ष नहीं होना चाहिए, मैं ये प्रश्न छोड़ती हूँ। और मुझे लगता है होना ही चाहिए और हम करते भी हैं। बहुत सारे मसलों पर इसलिए सोचते हैं क्योंकि जहाँ भी अन्याय होगा उस पर विचार करना ज़रूरी है। अन्याय के खिलाफ स्त्री विमर्श शुरू हुआ है तो अन्याय को जारी रखते हुए इस विमर्श को आगे ले जाने की बहुत ज़रूरत नहीं है, इसको संभालना ही पड़ेगा। और कुछ कविताएं जो पूनम सिंह लिखती हैं कि गृहस्थ जीवन का प्रेम कैसा होता है, उन्होंने काव्य रचना के सिद्धांतों को छोड़ करके दिखाया है कि अब स्त्रियां कैसे रसोई से कविता को संपादित कर रही हैं, अपने सुखी दाम्पत्य जीवन की वह प्रशंसा करती हैं। विमर्श में हम बार बार मानते हैं सब खराब है, पति ने प्रताड़ित किया, ससुराल पक्ष ने प्रताड़ित किया, पितृसत्ता हमारे खिलाफ है। ये सब इन सब बातों के बावजूद हम जिस सत्ता के संरक्षण में खुद को मजबूत बना रहे हैं, कभी कभी उसी सत्ता में पलते हुए हम और उसके संरक्षण को आत्मसात करते हुए उसको एकाएक तोड़ते हैं। और तोड़ना ज़रूरी है, लेकिन इसमें थोड़ी सी इसकी गति को कम करनी चाहिए। लोगों को, जो कोमल लोग हैं, उनको ठहरने का मौका मिलना चाहिए। हमारे घर की वृद्धाओं को कैसे पाला जाए, नाजुक बेटियों को कैसे पाला जाए। और इसके साथ साथ एक और पक्ष है कि स्त्री विमर्श कोई यूनिवर्सल नहीं है। स्त्रियों की कई कैटेगरी है हमारे यहाँ। कामकाजी स्त्रियों की अलग समस्याएं हैं, घरेलू स्त्रियों की अलग समस्याएं हैं, पढ़ लिख रही स्त्रियों की अलग समस्याएं हैं, पति से उपेक्षित स्त्रियां हैं, उनकी अलग समस्याएं हैं, आदिवासी स्त्रियां हैं, उनकी अलग समस्या है, वो शादी कोई नहीं करना चाहता है, उसकी दूसरी समस्या है, वो शादी करके सुखी है तो स्त्री विमर्श उसको मानता है कि ये स्त्री विमर्श के दायरे से इसको बाहर रखा जाए। अगर कोई सुखी दाम्पत्य जीवन के साथ स्त्री विमर्श या स्त्री के उत्थान में, उसकी स्वतंत्र चेतना के निर्माण में वह कोई व्यवहारिक स्तर पर काम करना चाहती है तो इसके स्वीकार करने की कितनी गुंजाइश बचती है, ये अब और आज के समय में विचार का प्रश्न है। और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। धन्यवाद।